जॉइंट फैमिली के बड़े से घर में उसका गृह प्रवेश धूमधाम से हुआ, लेकिन पहले दिन से ही घर में अजीब सी हलचल मच उठी। राजेश, मुझे अपना लैपटॉप सेटअप करना है, ऑफिस से जरूरी मेल्स आ रही है। अरे यार मीरा, पहली रसोई तो बना लो, माँ जी बुला रही है। बस 10 मिनट दो ना, मैं अभी आती हूँ। रसोई में सुमित्रा देवी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बाकी रिश्तेदार भी आए हुए थे। सब फुसफुसाने लगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या तमाशा है। बहू को आए 3 दिन हो गए, अभी तक रसोई में पैर नहीं रखा, बस लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप। सुमित्रा जी, जमाना बदल गया है, आजकल की लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं। बस भी करो शर्मा जी, घर की इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। उसी शाम मीरा ने घर में कुछ स्मार्ट होम डिवाइस लगवाने का फैसला किया। राजेश ने एक गूगल असिस्टेंट डिवाइस मंगवाया। अरे बेटा, ये गूगल बेबी कौन है और इससे बात कैसे करें? दादाजी, इसे बस ओके गूगल बोलना है। ए गूगल बेबी, सुन रही हो क्या? आ जरा इधर। पूरा परिवार हंस पड़ा, लेकिन सुमित्रा देवी की बोहें चढ़ी रही। वो मीरा की हर हरकत पर नजर रख रही थी। हद है, पहले घर में काम सीखो, फिर ये सब दिखाना। माँ जी, मैं काम भी करूंगी, बस थोड़ा समय दे दो। अगले दिन सुमित्रा देवी ने पूजा की आरती मोबाइल से बजाने की कोशिश की। प्रिया ने उन्हें सिखाया था। अरे ये फोन तो मेरी बात ही नहीं सुनता। प्रिया, प्रिया बेटा। क्या हुआ माँ जी? ये देख, मैंने आरती वाला बटन दबाया और ये तो डीजे गाना बजने लगा। हे भगवान! पूरा घर गाने की आवाज से गूंज उठा, लेकिन सुमित्रा देवी शर्मिंदा हो गई। माँ जी, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी आपको। छी, मुझे नहीं सीखना ये सब। दिन बीतते गए। करवा चौथ का त्योहार आया। पूरे घर में रौनक थी, लेकिन सुबह मीरा तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। अरे ये क्या, करवा चौथ पर व्रत नहीं रखोगी? माँ जी, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मीरा प्लीज, आज तो रुक जाओ। सॉरी राजेश, मैं नहीं रुक सकती। मीरा चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। अब बहुत हो गया, ये लड़की हमारी परंपराओं की कोई इज्जत नहीं करती। क्या मुसीबत है। अरे सुमित्रा जी, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये आजकल की बहुएं। शायद उन्हें कुछ जरूरी काम होगा। शाम को मीरा घर लौटी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। राजेश, राजेश कहाँ हो? क्या है मीरा, आज तुमने? तुम्हारा प्रमोशन हो गया। मैंने तुम्हारी तरफ से प्रेजेंटेशन दी थी आज। बॉस बहुत खुश हुए। राजेश की आंखें भर आई। ये सब सुनकर परिवार के सदस्य भी इकट्ठे हो गए। ओह गॉड, मीरा तुमने ये मेरे लिए किया? मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन व्रत तो... माँ जी, मैं व्रत नहीं रखती, लेकिन राजेश की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये मेरा तरीका है। कुछ हफ्ते बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई। लड़की के घर वाले दहेज भी मांग रहे थे। पूरा परिवार दुविधा में था। अरे सुमित्रा जी, दे ही दो ना, घर की इज्जत का सवाल है। क्या करे, अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ये गलत है, हम दहेज नहीं देंगे। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये हमारा पारिवारिक मामला है। मैं भी इस परिवार की हूँ माँ जी, और मैं गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। शादी के दिन मीरा ने लड़की के पिता से सीधे बात की। उसने समझाया कि रिश्ता इज्जत से होना चाहिए। शर्मा जी, दहेज लेना गुनाह है। आपकी बेटी की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। अरे ये क्या बदतमीजी है सुमित्रा जी, समझाइए जरा अपनी बहू को। मीरा, अब बहुत हो गया। तुमने परिवार की नाक कटवा दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। माँ जी, मैंने तो सही करने की कोशिश की। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। घर में तूफान आ गया। मीरा अपने कमरे में चली गई। परिवार में तनाव बढ़ता गया। कुछ दिनों बाद घर की सफाई हो रही थी। भाभी, ये देखो, माँ जी की पुरानी डायरी मिली है। क्या लिखा है इसमें? काश मैं भी पढ़ाई पूरी कर पाती, काश मैं भी अपनी आवाज उठा पाती। मेरी बहू को ये आजादी जरूर मिलनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, माँ जी ने ये लिखा था? हे भगवान, माँ जी अपने मन में क्या छुपाए बैठी थी। उसी रात सुमित्रा देवी अचानक बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। बेहोशी में सुमित्रा देवी बड़बड़ाने लगी। मीरा उनके पास बैठी थी। मीरा बेटी, माफ कर दे,
मैं तुझे वो बनने से रोक रही थी जो मैं खुद बनना चाहती थी। माँ जी, माँ जी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो धन्यवाद। देखिए कैसे क्या करती है। मैं यहाँ हूँ। मुझे मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, पर दिखा नहीं पाई, समाज का डर था। सुमित्रा देवी की आंखें खुल गई। उन्होंने मीरा को देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। मीरा, मैंने गलत किया तेरे साथ, मुझसे गलती हुई। नहीं माँ जी, आप सही थी, मुझे आपकी परेशानी समझनी चाहिए थी। अरे वाह, क्या बात है, भगवान जी भी मॉडर्न हो गए। ओह गॉड, मीरा तुमने ये मेरे लिए किया, मुझे तो पता भी नहीं था। पूरा परिवार भावुक हो गया। अस्पताल में ही परिवार ने मिलकर फैसला किया। हम बिना दहेज के ही शादी करेंगे। मीरा भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। बहुत अच्छा बेटा, परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलेंगे अब। कुछ दिनों बाद सुमित्रा देवी घर लौट आई। माँ बहू सब साथ मिलकर काम करती थी। माँ जी, आज मैं आपको मोबाइल सिखाती हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, सिखा दे, अब तो सीखना ही पड़ेगा। वाह बेटी, बहुत अच्छा किया। वो क्या कहते हैं, बहुत टेस्टी है तेरी सोच। अरे अरे, मैंने तो व्हाट्सएप भी चला लिया। ये सारा का सारा मुझे गूगल बीबी ने सिखाया है। शाम को बाबूजी ने पहली बार परिवार के ग्रुप में मैसेज भेजा, लेकिन गलती से रात के 2 बजे गुड मॉर्निंग की फोटो भेज दी। अरे दादाजी, रात को गुड मॉर्निंग? अरे बाप रे बाप, ये तो गलती हो गई। कमाल है दादाजी, मजा आ गया। अब क्या होगा इन बुजुर्गों का? कोई बात नहीं दादाजी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पूरा परिवार हंस रहा था। परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रही थी। मीरा बेटी, भगवान का शुक्र है तू हमारे घर आई है। तूने हमें जीना सिखाया। नहीं माँ जी, आपने मुझे परिवार का महत्व सिखाया। अब हम साथ हैं। वो क्या कहते हैं, बहुत ही फंटास्टिक है मेरा परिवार। भगवान सबको खुश रखे, जीते रहो। ये है असली ताकत, परंपरा का सम्मान और बदलाव का स्वागत। और इस तरह एक बहू ने पूरे संयुक्त परिवार को बदल दिया। उसने सिखाया कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता। जब परंपरा और प्रगति साथ चलें तो घर स्वर्ग बन जाता है। मीरा और सुमित्रा देवी की ये कहानी हर घर में सुनाई जानी चाहिए, ताकि वो भी इस पाठ को सीख सके। काजल सुबह के समय 5 बजे उठकर अपने कमरे की लाइट जलाती है और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगती है कि तभी उसके पति अनुराग की आंख खुलती है और वो अपनी आंखें मसलते हुए दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 5 बज रहे होते हैं। तभी वो काजल से उठकर कहता है, यार काजल, तुम क्या कर रही हो? अभी सुबह के 5 ही बजे हैं और आज संडे भी है। तुम मेरे सर पे लाइट जला के मेरी नींद खराब करके किस जन्म का बदला ले रही हो यार? अनुराग जी, मैं भला किस चीज का बदला लूंगी आपसे? आप तो कितने अच्छे हैं। मैं तो बस नहाने के लिए जा रही थी और मुझे कपड़े निकालने थे, इसीलिए मैंने लाइट जलाई। सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई होगी ना। आप सो जाओ, अब से मैं आपको तंग नहीं करूंगी। यार लेकिन अभी तो माँ भी नहीं है, तुम्हें क्या ही जरूरत है इतनी जल्दी उठने की और इतना सारा काम करने की? तुम्हें आराम की जरूरत है, जाकर चुपचाप सो जाओ। अनुराग जी, माँ नहीं है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी बहू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेगी। आज से नवरात्र शुरू है और मुझे माता रानी की स्थापना करनी है, पूजा करनी है, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। ठीक है, तुम्हें जो भी करना है करो, प्लीज बस इस कमरे की लाइट बंद कर दो, मुझे सोने दो। तुम जाके माँ के कमरे में तैयार हो जाओ। अनुराग की बात सुनकर काजल अलमारी से कपड़े निकालकर कमरे की लाइट ऑफ करके अपनी सास के कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती है और मंदिर में जाकर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो एक हाथ में पूजा की थाली और दूसरे हाथ में घंटी बजाकर आरती गाते हुए माता रानी की पूजा संपन्न करती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली। काजल के गाने की आवाज सुनकर कमरे में
लेटे हुए अनुराग की आंख खुल जाती है और वो बेड से उठकर कमरे से बाहर आता है। तभी उसकी नजर मंदिर में आरती कर रही काजल पर जाती है और वो सर पर हाथ मारकर अपने आप से कहता है, सच में यार, इस औरत का कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं ये आरती गाकर माता रानी को पूजा कर रही है या बेसुरी आवाज में उन्हें डरा रही है। हाय राम, माता रानी ही जाने। अनुराग इतना कहकर वापस कमरे के अंदर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। के बेड पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ काजल पूजा पाठ खत्म करके मंदिर के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचकर वो पंडित जी से कहती है, पंडित जी, वैसे तो मैं हर साल नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार मेरी नवरात्रि मेरे ससुराल में पड़ी है और साथ ही माता की कृपा से मैं गर्भवती भी हूँ। तो क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? क्योंकि ज्यादातर सभी औरतें बोल रही हैं कि कोई भी गर्भवती स्त्री कैसा भी व्रत नहीं रख सकती, वरना बच्चे को नुकसान होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी, आप मुझे बताइए। बेटी, मैं एक पंडित हूँ। मैं तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। तुम्हें एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर वो हाँ कहती है और अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है माता की व्रत रखने की, तो तुम बिल्कुल रख सकती हो। बाकी सब माता रानी देख लेंगी। शुक्रिया पंडित जी, मैं आज ही डॉक्टर से बात करती हूँ और उन्हीं के अनुसार काम करूँगी। बाकी सच में माता रानी सब देख लेगी। मुझे पूरा विश्वास है माता रानी पर। वो मेरे और मेरे बच्चे दोनों का ख्याल रखेगी और उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। काजल इतना कहकर मंदिर से घर वापस आ जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि अनुराग हॉल में बैठा ऑमलेट खा रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है और कहती है, हाय राम, अनुराग जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आज ही घर में माता रानी की स्थापना की है। मैं भूखी प्यासी 9 दिन व्रत रखने वाली हूँ। लोग यहाँ लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते पीते हैं और आप यहाँ हमारे घर में बैठकर ऑमलेट खा रहे हैं। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था ये सब। माँ ने मुझे ये कभी बताया ही नहीं, क्योंकि माँ कभी नवरात्रि के फास्ट रखती ही नहीं थी। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। वैसे मैंने ये बाहर से ऑर्डर किया था, घर पे बनाया नहीं था। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है। आप एक काम करिए, पहले इसे बाहर फेंक कर आइए और पूरे 9 दिन आप नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे, आपको मेरी कसम है। काजल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर कहीं उसे व्रत रखने के लिए मना न कर दे, वो डॉक्टर से पूछती नहीं है और माता रानी का नाम लेकर नवरात्रों में व्रत रख लेती है। लेकिन व्रत के साथ साथ वो अपने खाने पीने का भी पूरा ख्याल रख रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन काजल पड़ोस की सभी औरतों को बुलाकर अपने घर में माता रानी का कीर्तन करवा रही होती है। तभी उसकी सास कावेरी अपनी जेठानी विनीता के साथ घर पर आती है और अपने घर में औरतों की भीड़ देखकर अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, तूने ये पड़ोस की सभी औरतों को अपने घर क्यों इकट्ठा कर रखा है? आज कुछ है क्या? हाँ माँ जी, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मैंने अपने घर में कीर्तन भजन रखवाया है ताकि माता रानी खुश हो जाए और हमारे घर पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखे। लेकिन बहू, इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में कोई भी नवरात्रि नहीं मनाता है। माँ जी, लेकिन इस बार मैं 9 दिन का व्रत रख रही हूँ, इसीलिए तो कीर्तन करवा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या कह रही है कावेरी तेरी बहू? ये 9 दिन का व्रत है। तूने तो बताया था कि ये गर्भवती है, तो फिर ये नवरात्रि के व्रत कैसे रख सकती है? ये तेरे घर के चिराग को मारना चाहती है। समझाई से कुछ। बहू, तू अभी व्रत तोड़ दे, वरना तेरा बच्चा नहीं बचेगा। नहीं बड़ी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। जैसे 5 दिन बीत गए हैं और सब कुछ ठीक रहा, वैसे माता रानी की कृपा से आगे के दिन भी बीत जाएंगे। तू अपने से बड़े की बात सुन लिया कर। ये तेरा व्रत पूरा नहीं होगा और अगर हो भी गया तो तेरा बच्चा नहीं बचेगा। गर्भवती स्त्रियों को व्रत नहीं रखना चाहिए। विनीता इतना कहकर कावेरी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं काजल पड़ोस की औरतों के साथ कीर्तन करने में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन विनीता और कावेरी रसोई में जाते हैं
और काजल के फलहार में खाने वाले आलू को झूठा करके उसके कमरे में उसे खिलाने के लिए ले जाते हैं ताकि उसका व्रत टूट जाए। इस बात से अनजान काजल जैसे ही उसे खाने चलती है तभी अनुराग वहां आता है और फल आहार खाना झूठा कर देता है, जिसके बाद काजल उसे नहीं खाती है और उसका व्रत टूटने से बच भी जाता है। तभी एक दिन विनीता अपने झूठे गिलास में शिकंजी लेकर हॉल में सफाई कर रही काजल को देने जाती है। जैसे ही काजल शिकंजी पीने लगती है उसे गिलास में नींबू का बीज दिखाई देता है। तभी वो अपनी सास से कहती है, बड़ी माँ जी, मैं नींबू नहीं पीती हूँ और आपने शायद इसमें नींबू डाला है। देखिए, इसमें नींबू का बीज है, इसीलिए मैं ये नहीं पी सकती। आप पी लीजिए। ये क्या हो रहा है? इतनी कोशिश के बाद भी इसका व्रत नहीं टूट रहा। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे इसका बच्चे पर नुकसान पहुंचेगा और दोष आएगा उसके नवरात्रि के व्रतों पर। एक दिन काजल रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अनुराग अपने कमरे से उसे आवाज देता है और वो गैस को बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। विनीता काजल को ऊपर जाते देखकर सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ देर बाद काजल कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतर ही रही होती है कि तभी उसका पैर सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल पर पड़ता है और वो पेट के बल गिरकर पलटते हुए नीचे आकर गिरती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी उसकी सास विनीता लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। कहती है, मैंने बहू को पहले ही कहा था व्रत मत रख, बच्चे को नुकसान होगा। अब देखा, हो गया ना नुकसान। पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं। तेरी तो गर्भवती बहू के नवरात्रे अधूरे ही रह गए और अब शायद तो बच्चे से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहाँ गई इसकी माता रानी? अब नहीं संभालेंगी। जेठानी जी बस करिए, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोलिए। कावेरी इतना कहकर हॉस्पिटल में माता रानी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी बहू के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी डॉक्टर वहां आती है और बताती है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। जिसे सुनकर विनीता दंग रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल के पास जाकर अपनी सभी गलतियों को मानते हुए उससे माफी मांगती है। जिसके बाद काजल अपने परिवार के साथ मिलकर नवरात्रों के आखिरी दिन में कन्या पूजन करवाती है और इस तरह से गर्भवती बहू की नवरात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो जाती है। मालती एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अच्छा खाना पीना, जमीन जायदाद सब था। लेकिन मालती के घर में एक भी मर्द नहीं था। मालती के पति और तीनों लड़कों का देहांत हो चुका था। मालती अपनी 3 बहू रूपा, गायत्री और सलोनी के साथ रहती थी। सुबह सुबह मालती उठती ही है कि तभी उसकी बहू गायत्री चाय का कप लिए खड़ी रहती है। माँ जी, रात को नींद तो अच्छे से आई ना आपको? मैंने आपके लिए मसाले वाली कड़क चाय बनाई है, आप चाय पी लीजिए और बता दीजिए कि नाश्ते में क्या खाओगी आप, मैं बना देती हूँ। बहू इतनी सेवा क्यों कर रही है? मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था, इस सेवा से कोई मेवा नहीं मिलने वाला। जा मेरे लिए नाश्ते में आलू और पूरी बना दे। माँ जी आप भी ना, मैं ये सब सेवा किसी मेवा के लालच में नहीं करती हूँ, बल्कि मैं आपकी तो आपकी दिल से सेवा करती हूँ। और वैसे भी आप कोई पराई थोड़ी हो, आपकी सेवा नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? अच्छा चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, नहा के आऊंगी तभी चाय पीऊंगी मैं। मालती इतना कहकर नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ रूपा गर्म पानी डाल रही होती है। रूपा बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे पता था कि आप नहाने आने वाली हो, तो मैंने पानी गर्म कर दिया और अब गर्म पानी ठंडे पानी को एक साथ मिला रही हो। ठीक है, कर दिया ना, अब हट पीछे। मालती की तीनों बहुएं उसकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन मालती को इतना भी अच्छे से पता था कि उसकी तीनों बहुओं को बस पूरी जायदाद अपने नाम चाहिए। इसलिए वो तीनों मालती की बहुत सेवा करते थे। ऐसे ही
कुछ दिनों बाद मालती अपनी अलमारी से सोना निकालकर अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। ये सारा सोना आप हमें दे रही हो? माँ जी, सच में आप बहुत अच्छी हो और मुझे नहीं पता था कि आपके पास इतना ज्यादा सोना है। माँ जी, मुझे ना वो वाला हार बहुत पसंद है। माँ जी, मुझे वो कंगन बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको पता है माँ जी, मेरे पास एक बनारसी साड़ी भी है। जब मैं ये कंगन पहनूंगी ना तो बनारसी साड़ी के साथ सब बहुत अच्छा लगेगा। चुप करो तुम तीनों, मेरी बात सुनते ही नहीं हो, बस अपनी अपनी बोलनी होती है। मैंने तुम तीनों में से किसी से भी ये नहीं कहा कि मैं तुम तीनों को अपना सोना देने वाली हूँ। माँ जी, लेकिन इसका मतलब तो यही है ना, आपने अपना सारा सोना निकाल दिया और अब आप अपनी बहुओं को यहाँ बुला रही हो। मतलब आप अपना सारा सोना हमें देने वाली हो। बस इसीलिए कहते हैं कि जितना दिमाग इंसान के पास हो उसे उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करने से यही होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर माँ जी हमें बताओ तो कि ये सोना निकालने का और हमें ऐसे बुलाने का क्या मतलब है? मैं ये सारा सोना तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि सोनार के पास जाकर इन सब में पॉलिश करवाने के लिए। अब आई बात समझ में या अब भी कुछ बचा है समझाने को? मालती की बात सुनकर बहुओं का मुंह लटक जाता है और तीनों थोड़े थोड़े गहने लेकर सुनार की दुकान पर जाने लगते हैं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? माँ जी जिस तरह से हमारे साथ करती है ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है माँ जी मरने के बाद भी अपनी जायदाद हमारे नाम नहीं करने वाली है। अब हम ये भी तो नहीं कर सकते हैं ना, सीधा माँ जी से जमीन जायदाद की बात करेंगे, तब तक वो अपनी जायदाद से हमें बेदखली कर देंगी। इसलिए सेवा करने में ही भलाई है। सेवा कर तो रहे हैं इतने समय से, लेकिन इस सेवा का मेवा कब मिलेगा? माँ जी के पास इतने सारे गहने हैं, इतनी सारी जमीन जायदाद है, लेकिन फिर भी हमें फूटी कौड़ी नहीं देती है। अब तो कुछ करना ही होगा माँ जी का, वरना ये ऐसे ही पता नहीं कब तक चलता रहेगा और हम ऐसे ही मुंह खोलकर बैठे रहेंगे। लेकिन करें क्या? जब माँ जी हमारी सेवा से ही खुश नहीं हुई तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि माँ जी खुश हो जाएं? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इस चैनल पर नए हैं तो। देखिए कैसे क्या करती है। हम ऐसा करते हैं कि रात में जब सो जाए तो ये गहने और जमीन के कागज चोरी करवा देते हैं। माँ जी को कहाँ कुछ पता चलने वाला है कि ये सब हमने किया है। उन्हें तो यही लगेगा कि चोर ले गया और उसके बाद हम तीनों अपना अपना हिस्सा भी ले लेंगे। तीनों बहुएं मिलकर जाती हैं एक कालू चोर के पास। हम तुम्हारे लिए एक काम लेकर आए हैं। काम? कैसा काम? तुम्हें हमारे बताए हुए घर पर चोरी करनी होगी। वहाँ हम तीनों और हमारी एक सास रहती है। सास जब सो जाती है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हम तीनों रात भर सोने का नाटक करेंगे जिससे तुम्हारे काम में कोई परेशानी ना हो। मेरे पास अब तक बहुत लोग आए हैं, पता नहीं क्या क्या चोरी करवाने, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं आया जो अपने ही घर में चोरी करवाए। तुम ये सब मत सोचो और जो काम दिया है उस पर ध्यान दो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कालू चोर तीनों की बात मानकर रात में चोरी करने को जाता है। कालू चोर दबे पांव अंदर आता है और रात के अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी कालू एक साड़ी पहनी औरत के पास जाता है। कौन सा है तुम्हारी सास का कमरा? जल्दी से बता दो, चोरी करने का यही सही समय है। इतने बड़े घर में चोरी करने को बुलाया है और मुझे चिंदी से पैसों में टरका रहे हो। मेरे दाम बढ़ गए हैं। ये चोर मेरे घर में कैसे? और इसकी बातों से तो यही लग रहा है जैसे इसे मेरी बहुओं ने बुलाया है, लेकिन मेरी बहुएं अपने ही घर में चोर को कैसे बुला सकती है? अरे क्या हो गया? तुम्हें कोई सांप सूंघ गया है क्या, जो मुंह से कुछ निकाल नहीं रही हो? तुम तीनों ने ही तो मुझे बताया था कि घर आकर चोरी करनी है, वो भी तुम्हारी सास के कमरे से, और तुम मुझे इतने बड़े काम के इतने कम पैसे दे रही हो। मैं तो नहीं करने वाला ऐसे काम। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें चोरी बस एक कमरे में नहीं बल्कि 3 कमरों में करनी है। वो क्या है ना, मेरी सास ने बहुत चालाकी दिखाई और सारा सामान 3 अलग अलग कमरों में रख दिया, इसलिए अब तुम्हें 3 अलग अलग कमरे में जाकर चोरी करनी होगी।
आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। अरे मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये काम दिया है, और आवाज शायद इसलिए बदली बदली लग रही है क्योंकि मैं धीरे से बोल रही हूँ, कहीं कोई सुन ना ले। मालती एक एक करके चोर को अपनी बहू के कमरे में लेकर जाती है और बहुओं का ही सामान चोरी करवा देती है। कुछ देर बाद जब चोर चला जाता है तो मालती जाकर आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो तीनों बहुएं अपने कमरे से सामान गायब देखती हैं तो बहुत ही घबरा जाती हैं और कमरे से बाहर आकर शोर मचाने लगती हैं। हाय मेरा सामान, थोड़ा बहुत तो था मेरे पास, अब वो भी चोरी हो गया। क्या तुम्हारा भी सामान चोरी हुआ है क्या? तुम्हारा भी से क्या मतलब? तुम दोनों का सामान भी गायब हुआ है क्या? इसका मतलब कल चोर आया तो था, लेकिन वो हमसे ही तेजी दिखाकर चला गया। हमने उसे कहा था कि माँ जी के कमरे से सामान चोरी करना, और वो एक कमरे के बजाय तीनों कमरों में हाथ साफ करके चला गया। चलो तो जरा उस चोर को अभी सबक सिखाते हैं हम। तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर तीनों वहाँ से कालू चोर के पास जाती हैं। हमने तुम्हें हमारी सास के कमरे से सामान चोरी करने को कहा था और तुमने हमारे ही कमरे से सामान गायब कर दिया। अरे आप तीनों क्या पागल हो गई हो? मुझे जहाँ बोला गया था मैंने वहीं पर तो चोरी की है। अगर जहाँ बोला गया था वही चोरी की है तो परेशान हम क्यों हैं? परेशान तो माँ जी को होना चाहिए ना। देखो सच सच बता दो कि तुमने ही चोरी की है ना हमारे कमरे से। अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की है। मैं आया था और आप में से एक ने ही मुझे कहा था कि सास ने चालाकी दिखा दी है और सामान एक नहीं बल्कि 3 कमरों में रख दिया है। कालू चोर की बात सुनकर तीनों के चेहरों से रंग उड़ जाता है। तभी वहाँ मालती आती है। क्या हुआ बहुओं, तुम तीनों की चालाकी ज्यादा चल नहीं पाई क्या? माँ जी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम तीनों को क्या लगा कि तुम मुझसे तेज चल पाओगी? नहीं, सास हमेशा सास ही रहती है, फिर बहुएं कितनी ही चालाकी क्यों ना कर लें। तुम अपनी सास से आगे चल रही थी ना कि सास की सेवा में मेवा मिल रहे हैं, तो लो, जो तुम्हारे पास था अब वो भी गया। मालती की तीनों बहुओं की चालाकी उन तीनों पर ही भारी पड़ जाती है। दोस्तों